हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो आपका साइंस है ना, साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जो आपका 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में 70 नंबर आप करके आओगे, क्योंकि ये साइंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्लास 10 साइंस का। ठीक है, साइंस में अगर आपने अभी तक बहुत ही कम पढ़ाई की है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको साइंस में ठीक है बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जो आप लोगों का 29 फरवरी को साइंस का पेपर है ना, 29 फरवरी पेपर में ये 100% आएगा। जो आपका पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस ना 100% आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप भी लाओगे बोर्ड एग्जाम में 95% 100 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और साइंस में आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना। ठीक है, सारे स्टूडेंट लाइक कर देना। 5000 लाइक का टारगेट है, जल्दी से इसको पूरा करो। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इससे पढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास आने वाली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम लोग देखो, ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लघु, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी आपके पूरे बुक में महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय, पहले हम लोग ये दोनों समझेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो आपका 50 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब OMR सीट वाले जो क्वेश्चन हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान से समझना, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लाते रहें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से देखना। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या समझोगे कि भाई सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को समझते हैं। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी, जिसे हम लोग दहन कहते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। इन दोनों का क्या अर्थ है, जो हमारा ऊष्माक्षेपी होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अपनी तरफ अवशोषित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हो और आपको उत्पाद मिलता है, तो उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसी के साथ आपको दिखाई देगा कि ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, चाहे धुएं के रूप में और चाहे भाप के रूप में। आपको दिखाई देगा कि भाई उसी के साथ साथ जो ऊष्मा है वो भी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे हमने क्या लिया, मेथेन यानी कि CH4, और इसमें हमने O2 यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन को प्रवाहित किया, तो हमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल और प्लस ऊष्मा मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब हमारा मेथेन जो है, मेथेन में हमने 2O2 को मिलाया, तो ये दोनों जब मिला तो इसमें हमारा देखो प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, प्लस ऊष्मा हो गया, तो इसमें हमारा ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊष्माशोषी समझो, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जो ऊष्मा हो, ऊष्मा को अपनी तरफ खींचती है, अवशोषित करती है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो, ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा को अवशोषित करना, अपनी तरफ अवशोषित करना, तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। सॉरी, हाँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जांपल के लिए मैंने एक बहुत आसान सा एग्जांपल लिया है, जैसे हमारा N2 है प्लस O2 गिव्स आउट 2NO माइनस ऊष्मा। माइनस ऊष्मा लगा हो तो वो हमारा क्या होगा, ऊष्माशोषी, और प्लस ऊष्मा लगा हो तो वो हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ये याद रखना, ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं और पूछ लेता है इसमें हमारी कौन सी अभिक्रिया है, तो आप बता सकते हो प्लस ऊष्मा लगा हो तो ऊष्माक्षेपी, माइनस ऊष्मा लगा हो तो ऊष्माशोषी। पहला अभिक्रिया यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हम अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, और इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी आपकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्रता
जो आर्द्रता होता है, नमी होता है, जल होता है, ठीक है, इन सब के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब इन सब के ये संपर्क में आएगा तो ये बड़ी तीव्रता से अभिक्रिया करता है। अब अभिक्रिया करता है तो वो जिप्सम में, मतलब ये चीज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम में बदल जाता है, एक चीज दूसरे चीज में बदल जाता है। ठीक है, तो जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ है, वो जिप्सम बहुत ही कठोर पदार्थ है और अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। मैं आपको अभिक्रिया के द्वारा समझा देता हूं। जैसे हमारा जिप्सम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं तो CaSO4 ½ H2O, ठीक है। अब ये हमारा था जिप्सम। अब जिप्सम को जब हम लोगों ने रखा, ठीक है, मतलब बर्तन में मतलब रखा तो पानी से अभिक्रिया कर ला तुरंत। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 से हमने अभिक्रिया कराया वाटर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों जो है 3/2 है, 1/2 है, ये मिल जाएगा तो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो ये हमें गिब्स आउट मिलेगा ना, गिब्स आउट जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, CaSO4 और इंटू 2H2O। अब ये हमारा क्या है, जिस जिप्सम, यही तो जिप्सम है दोस्त। तो जिप्सम में परिवर्तित क्यों हो गया, क्योंकि ये भैया कर लिए हमारे वाटर साहब से अभिक्रिया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। जब एक दूसरे से होगी लड़ाई तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से अभिक्रिया करा तो हमारा जिप्सम में बदल गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर अभिक्रिया समझाओ, अभिक्रिया समझाओ, मजा नहीं आता, अभिक्रिया मुझे समझ में नहीं आता। तो समझ लो कुछ ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो महत्वपूर्ण अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप ध्यान से समझना, मजा आएगा। देखो सबसे पहला इसमें क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। या खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, देखो खाने वाला सोडा है तो इसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट में कुछ नहीं है। सोडियम का Na हो जाएगा, H का बाई हो जाएगा, CO3 का कार्बोनेट हो जाएगा, यही तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नाम में काम है, सब कुछ नाम में ही है। देखो Na से सोडियम बाई से, H से बाई और CO3 से कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने क्या करा, इसको मैंने लिया कितना 2NaHCO3, माने कि 2 मॉलिक्यूल से हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो इसको हमने क्या किया, गर्म किया। डेल्टा का चिन्ह होता है गर्म करना, तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर आप लोगों ने बेकिंग सोडा बनाने की विधि समझा होगा ना तो उसमें मैंने ये रिएक्शन कराया। अभी आगे लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगा, देख लेना। ये रिएक्शन सेम मैंने कराया है। इस चीज को जैसे Na2CO3 का मतलब हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करा जाता है तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी चीज को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में पढ़ाया है। नहीं पढ़ा आपकी गलती है, ठीक है। देखो अभी भी आपके पास समय है, पढ़ लो, बहुत छोटी छोटी क्लास है, सब कुछ हो जाएगा। तो यहां हमें मिला क्या, Na2CO3, ये क्या है, Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट प्लस H2O मतलब जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें मिल गया पहली अभिक्रिया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अभिक्रिया बता रहा हूं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया व्यंजक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। व्यंजक चूर्ण का जब सूत्र पता होगा तभी को अभिक्रिया कराओगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का जब सूत्र पता होगा तभी तो अभिक्रिया कराओगे। तो सूत्र थोड़ा थोड़ा देख लो। व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, जिससे Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया हमारे H2SO4 से कराया सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो हमें मिला यहां से Ca आ गया, यहां से SO4 आ गया, CaSO4 आ गया, ठीक है, और प्लस H2O प्लस Cl2 बाहर निकल गया। ये हमारा सेकंड नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो रिएक्शन बता रहे हैं बिल्कुल माइंड में सेट कर लो एकदम से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये 2HCl यानी कि टनु हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करा। हमारा 2NaCl बन गया प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि अम्ल, ये हमारा लवण है, NaCl क्या है, लवण है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारा जल है। तो मतलब ये हमारा बन गया एक बढ़िया सा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट जब टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सारी चीजें, ठीक है। एक और अभिक्रिया समझ लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर, जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O को मैंने गर्म करा तो हमें मिला 2CaSO4 प्लस H2O, यानी कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट। ये हमारा CaSO4 क्या, Ca से कैल्शियम, SO2 से सल्फेट और H2O जल बाहर निकल गया। ये 4 अभिक्रियाएं हैं दोस्त जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 तो आएगा ही, तो ये जल्दी से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमारे हो चुके हैं कुछ अभिक्रियाएं, और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक साथ सारा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं कि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, अयस्क
वह खनिज को परिभाषित कीजिए। जो हमारा अयस्क होता है और खनिज होता है, ठीक है, इसको परिभाषित करना है। अयस्क तथा खनिज में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच कोई एक कॉमन अंतर बता दो। बहुत बड़ा अंतर नहीं बताना, एक कॉमन अंतर जो दोनों के बीच में है। देखो समझना, खनिज क्या होता है। खनिज का मतलब होता है कि प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर जो प्रकृति होता है, हमारी प्रकृति जानते हो, जो वातावरण है, जो ये सब देख रहे हो ना, इतना सारा हरा भरा, वही प्रकृति है के अंदर, ठीक है, प्रकृति के अंदर जिसे कहते हैं धरती माता, ठीक है, तो उसके अंदर जो है धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। देखे होंगे कहीं कहीं खुदाई होता है तो वहां बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बहुत सारे सोने चांदी, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे कोयला, लोहा, बहुत सारी चीजें, तो वही तो है अयस्क, सॉरी खनिज, वही तो खनिज है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके जो यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं खनिज। एग्जाम्पल हमारा है लोहा और कोयला। लोहा एंड कोयला बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने कोयला तो देखा होगा निकलते हुए, ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो कभी छुट्टी मिले चले जाना, देख लेना कारखानों पर, ठीक है। और अयस्क, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय में आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। भाई देखो खनिज से ही हमारा अयस्क बना है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई जिस हमारा खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय तथा आसानी से प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग उस खनिज का धातु का अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम बॉक्साइड। अब अंतर तो मैंने बताया ही नहीं, अंतर मैं आपको नीचे लिख कर समझा देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा अंतर जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, लिखते ही समय आपको याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या है ना कि सभी जो होते हैं, अच्छा अयस्क किससे बने, खनिज से बने हैं, अयस्क खनिज से ही बना है, तो ये आप बता दो कि सभी अयस्क जो है वो खनिज होता है, क्योंकि भाई जब खनिज नहीं होगा तो अयस्क भी नहीं होगा, तो इसीलिए सभी अयस्क जो है क्या है, खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, खनिज होते हैं। लेकिन परंतु जो हमारा, देखो मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं, परंतु सभी जो होते हैं खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, बहुत कम ही खनिज जो होता है वो अयस्क होता है, ठीक है। नहीं होते हैं। ये हमारा हो गया इन दिनों के बीच छोटा सा डिफरेंस, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। भाई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आने का, क्योंकि इन्होंने कहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का है 2014 में आया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, तो भैया 2024 में भी इनका स्वागत किया जाएगा। तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब आएंगे तो बताकर नहीं आएंगे, नंबर देकर जाएंगे अगर आपने पढ़ लिया। देखो इसमें पूछ रहा है भैया समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, और उदाहरण के साथ समझाइए। समजाति, सम मतलब समान, जाति मतलब जाति, जिनका जाति समान हो, समजातीय श्रेणी। अब ये क्या है सर, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों में होता है सारे कास्ट, इसमें सारे ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, ठीक है। अब कहोगे समूह क्या होता है, जैसे आपका एल्कोहल समूह है, एल्कीन समूह है, एल्केन समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्डिहाइड समूह है, बहुत सारे समूह हैं ऐसे, ठीक है। अब ये सब अगर एक जैसे हैं तो हमारा समजातीय है, अगर एक जैसे नहीं है तो भी समजातीय है, मतलब वो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं डिफिनीशन, तब कहोगे मजा आया, क्योंकि डिफिनीशन समझोगे तभी ज्यादा मजा आएगा। देखो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये क्या आते हैं, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह, चाहे उनका सामान्य सूत्र हो या फिर उनका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, कैसा हो, एक जैसा हो, ठीक है, और उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर वो एक जैसा है, सारे एल्केन के हैं तो वो समजातीय है, सारे एल्कोहल समूह के हैं तो वो समजातीय है, ठीक है, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। अब उनके जो सदस्य होंगे उनको हम लोग समजात गण कहते हैं। एग्जांपल देखो, मेथेनॉल CH3OH, OH है ना, मतलब OH का मतलब क्या है, एल्कोहल समूह। बच्चा देखो ध्यान से समझो, इसमें हमारा OH ग्रुप है। अगला देखो, इसमें भी क्या है, एथेनॉल CH3CH2OH, इसमें भी हमारा OH समूह है, मतलब एल्कोहल ही है। इसमें देखो प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ये भी है OH। तो ये सब OH है, इसलिए हमारा ये सब एक जैसे हैं, इसलिए हमारा एक समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है।
बस। अब देखो कुछ मैं आपको लक्षण समझा देता हूं। जैसे सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समजातीय श्रेणी में हम लोग सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर एल्केन समूह का है CnH2n+2 तो सारे CnH2n+2 के हों, CH4 हो एंड C2H6 हो तो ये हमारे समजातीय हैं। बी है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सभी सदस्य जो होते हैं उनका एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सी है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। जो हमारे प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच में CH2 का अंतर है। देखो CH3OH CH3 CH2OH इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? यहाँ CH3 CH3 और यहाँ OH बीच में क्या है? CH2 का अंतर है इन दोनों के बीच। तो दोनों के बीच CH2 का अंतर होता है। एंड किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है अल्कोहल समूह के हैं तो अल्कोहल समूह के कुछ सामान्य गुणधर्म होते हैं तो सभी के एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पता कर सकते हैं अगर एक का पता चल जाए तो ये 4 लक्षण हैं जो कि समजातीय श्रेणी के। ये 4 लक्षण भैया कंप्लीट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए लक्षण, तो आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 है ना? नहीं, शायद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ज्यादा हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया। 6वां क्वेश्चन देखो, मैंने आपको सारे को बहुत अच्छे से लिख रखा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समझ लो। टाइम बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, बस अच्छे से पढ़ो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक एक चीज को समझो। ठीक है, लिखा हुआ है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुनीकरण क्या होता है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार, जिसका जो अणुभार हो वो क्या हो? उच्च हो। ठीक है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो है वो साबुन कहलाता है। और यह तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये तेल जो होता है, तेल और वसा जो होता है, उनको तनु NaOH जो हमारा NaOH है या KOH, ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। एक रासायनिक समीकरण देखो, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारा है CH2OCOC17H35, फिर हमारा CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35। जब हमने अभिक्रिया कराया प्लस 3NaOH से, किससे? 3NaOH, तो हमें मिला CH2OH, यहाँ से CH2 आ गया, यहाँ से OH आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये 3 है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ CHOH CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। और फिर हमें 3C17H35 CON, यही हमारा साबुन है। क्या है? साबुन। साबुन का फार्मूला समझ में आ गया, C17H35 COONA, ये 3 लगा हुआ है तो समझो 3 साबुन है, बस है। साबुन का सूत्र है यही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया कि साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण। ठीक है, साबुनीकरण। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, नोट कर लो, थोड़ा सा रफली नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, दिखाई दे रहा है साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धमनी और सिरा के बीच अंतर। धमनी और सिरा के बीच क्या डिफरेंस है दोस्त? देखो धमनी और सिरा क्या होता है, एक तरफ आप हेडिंग डालो धमनी, एक तरफ सिरा। तो देखो धमनी क्या होता है, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो हमारा धमनी होता है इसमें जो रुधिर होता है, रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। कैसा होता है? हृदय जो हमारा होता है हार्ट, और जो हमारे अंग हैं पूरे पार्ट्स, तो उसमें बहता है। और इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसमें क्या होता है? रुधिर जो होता है हृदय से अंगों से हृदय की ओर बहता है, मतलब हृदय की ओर जाता है, ये हृदय से बाहर जाता है। दूसरा, हृदय धड़कनों के कारण, जो हृदय होता है हृदय के धड़कनों के कारण इसमें जो रुधिर है रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। इसमें जो हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है, इसके धड़कन देखते हो ना, बार बार धड़कता रहता है, तो उसके कारण इसमें जो रुधिर होता है रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। और शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक जैसी होती है। अब जो सिराएं होती हैं, सिराओं में जो रुधिर होता है उसकी बहाव जो होता है, गति जो होता है, वो धीमी होगी या फिर एक ही जैसी होगी। एक जैसा का मतलब एक ही जैसा। ठीक है, एक तरह। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। जो धमनी होता है, इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो बगल बगल की दीवारें होती हैं, वो अत्यधिक मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं। और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। और इनकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं। 4 नंबर है, इनका रंग जो होता है गुलाबी या छटक लाल होता है। जो ये होता है, इनका जो रंग होता है ये
गुलाबी रंग का होता है, चटक लाल का जो धमनी है, और ये गहरे लाल या फिर नीले बैगनी रंग का होता है। जब आप देखोगे अपने त्वचा में, ठीक है, हाथ में, तो वहां आपको बैगनी रंग का ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई में होते हैं, ये त्वचा के समीप होते हैं। मैंने बताया कि त्वचा के समीप होते हैं, मतलब वो आपको दिखाई देगा। जो नश होता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो वही है, ठीक है, शायद है, आप देख लो। तो ये हमारा है धमनी और सिरा के बीच डिफरेंस। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको ना समझ में आए, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा हो गया धमनी तथा सिरा के बीच क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्री और वेन में, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण तथा परपरागण के बीच क्या अंतर है, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले हमने एक तरफ हेडिंग डाला स्वपरागण और एक तरफ हेडिंग डाला परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर स्वपरागण कराना है तो वो द्विलिंगी होना चाहिए, लाइक इज नर और मादा, ठीक है। और पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकता है। परपरागण में चाहे द्विलिंगी हो या फिर एक ही लिंगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। और भाई स्वपरागण में जो नर होता है और मादा भाग होता है वो एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। परपरागण में अधिकतर अवस्थाओं से नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। और इसमें क्या होता है, अधिकतर अवस्थाओं में जो नर तथा मादा भाग होते हैं वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तीसरा है कि पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण जो है, परागण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है। तो पुंकेसर व फिर स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं, इस तरह उसमें रहते हैं कि जो हमारा क्या है, परागकण है वो आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, मादा भाग तक। और अनेक बार पुंकेसर तथा जायांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं, जैसे मटर, और सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावृत होने देते हैं, जैसे गुलाब, ठीक है। तो ये स्वपरागण और परपरागण के बीच डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको हार्ड है तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस पढ़ते नहीं हो, जब आप पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बात याद रखना कि बिना पढ़े आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि भैया जो हमारा जीन या फिर लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में क्या अंतर है। जो हमारे लक्षण प्रारूप होते हैं और जीन प्रारूप होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, मतलब दिखने में आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, ठीक है, जैसा हो, उसमें पाई जाने वाली जो जीनी संरचना है, जो उनके अंदर जीन पाई जाती है, वो जीन जो होता है, जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये सारे जो हैं वो जीनोटाइप हैं, जीन है, एक जैसा हो या अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन उनकी जो जीनी संरचना है वो आपका जीनोटाइप। फिनोटाइप, जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि बाह्य रूप से सामान्य लक्षण या उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो वह फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाता है। जो जीन है वो चाहे जैसा हो, लेकिन वो दिखने में कैसा है, अगर एक जैसा सामान्य प्रभाव है, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका, तो वो हमारा क्या होता है, फिनोटाइप, मतलब लक्षण प्रारूप, समलक्षणी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीनोटाइप फिनोटाइप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर की, भैया जो निकट दृष्टि दोष है क्या होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें इसका निवारण करना है तो हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जिनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उनको जो पास की वस्तुएं हैं, जो नजदीक की निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो बहुत दूर स्थित है वो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का जो दूरी बिंदु है वो अनंत पे ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। अब जो नेत्र है, नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत इनफाइनाइट पर ना होकर वो कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण है। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जब उसकी वक्रता बढ़ जाएगी जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, ठीक है।
किरण आरेख समझ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। अब निवारण समझ लो। निवारण के लिए क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, ठीक है। तो भैया निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारे 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न मैंने समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, दीर्घोत्तरीय से। देखो ध्यान से समझना, जो देखो 10 ये जो मैंने समझाया है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा और 1 2 4 जो भी बचा है उसको समझ लेना। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न समझ लो। देखो अभी तक हमने बहुत सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन समझे, अब हम लोग समझने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखो ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये कंप्लीटली देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना समझो। अगर आप और भी तैयार करते हो अच्छी बात है भाई, पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप कर आएगा। ऐसे देखोगे यार जो सर ने बताया था वही छप गया है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए, उपयोग लिखिए। तो भैया बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, रासायनिक नाम क्या है, इसकी रासायनिक सूत्र क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। जो हमारा बेकिंग पाउडर है, उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaSCO3। NaSCO3 का मतलब होता है Na से सोडियम, S से बाई, CO3 से कार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3 का मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है तथा अणुसूत्र है NaSCO3 है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेकिंग, जो हमारा है बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, ठीक है, उसका जो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। बनाने की विधि देख लो, मैं आपको रिएक्शन के द्वारा समझा दूंगा, सब कुछ अच्छे से लिखा है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि 2NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। अभी हमें मिला Na2CO3, मतलब हमें Na2 का मतलब सोडियम, CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, तो फिर हम लोग CO2 प्रवाहित करेंगे Na2CO3 प्लस H2O में। फिर से हम लोग, क्योंकि अधिक मात्रा में हमें प्रवाहित करना था तो एक बार में कम मात्रा गया, फिर हम लोग प्रवाहित करें तो हमें 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, बेकिंग पाउडर मिल गया। बस यही हमारी जो है रिएक्शन है। पहले एक बार आपको Na2NaOH प्लस CO2 से कराना है तो हमें Na2CO3 प्लस H2O मिलेगा। फिर हमने इसको क्या कराया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 दोबारा कराया तो हमें 2NaHCO3 मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। भौतिक गुण, पहला, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलीय पदार्थ है। जो भैया पहला है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलीय है। दूसरा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है। अब हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है यह अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता ही है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र और हमारा रिएक्शन हो गया और भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण कुछ मैं आपको समझा देता हूं भाई। रासायनिक गुण पहला समझो, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। जब मैं आपको रिएक्शन समझा रहा था तो यही तो देखो रिएक्शन समझाया था, 2NaSCO3 तो ये टूटा तो Na2CO, देखो Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O CO2। तो रिएक्शंस वगैरह सब इसी लॉन्ग सॉल्ट से ही बनते हैं, अलग से नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ 2NaSCO3, इसको जब मैंने गर्म किया तो Na2CO3 में टूट गया प्लस H2O प्लस CO2। फिर हमने तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो NaHCO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl हमारा बन गया H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये हमने तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा ये हुआ, और फिर हमने क्या किया, इसको गर्म किया तो हमें ये मिला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक गुण, भौतिक गुण, बनाने की विधि, उपयोग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उपयोग आप देख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, खाना बनाने में, और बहुत सारी चीजें की जाती है, देख लेना। अब हम लोग समझने वाले हैं व्यंजक चूर्ण। देखो मैं आपको बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको समझ कर जाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा लॉन्ग नंबर सेकंड है, इसमें पूछा है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए तथा उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ बताना है। जैसे हमने बेकिंग सोडा समझा है वैसे व्यंजक चूर्ण भी समझना है। तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर
ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 होता है। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है तथा अणुसूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रंजक चूर्ण जो है उसको मतलब जो उसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र। ठीक है, बनाने की विधि, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जो होता है सूखा बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो सूखे बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है, क्रिया कराया तो CaOCl2 बन गया प्लस H2O। अब यहाँ जो CaOCl2 है यही तो हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड और प्लस हमें जल मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका बनाने की विधि। भैया जब सूखे बुझे हुए चूने पर हम लोग क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। जो ये होता है ये हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है और यह जल में अल्प विलीय होता है। जो हमारा ब्रंजक चूर्ण है वो जल में अल्प विलीय होता है और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जो इसका जलीय विलयन हो दुधिया होता है। ठीक है, रासायनिक गुण, पहला ब्रंजक चूर्ण का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो CaOCl2 का जब हम H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CaSO4 H2O प्लस Cl2 मिल जाएगा। ठीक है, CaSO4 हमारा अलग हो जाएगा और H2O Cl2। ठीक है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, जब इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। CaOCl2 प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस Cl2। ये यही अभिक्रिया है। इस चीज को इधर कर दिया गया, इस चीज को इधर। देखो CaOCl2 H2O, CaOCl2 H2O और CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस HCl2 Cl2। ठीक है, तो रिएक्शन यही है, बस समझने में आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे बस। उपयोग, पहला ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसको जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊन को सिकोड़ने से बचाने के लिए, जो हमारा ऊन होता है ऊन उसको सिकोड़ने से बचाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर है ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो अभी आप लोग बता दो, क्योंकि भाई अभी हम हैं। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन की धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रो, जो हमारा धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। भाई बहुत सारे धातु हैं, एक एक नहीं, मैं आपको 4-4, 5-5 बता दूंगा। देखो सबसे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील। ठीक है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो के से कैल्शियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम नहीं पोटेशियम, के से पोटेशियम, Na से सोडियम। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले पोटेशियम लेंगे, फिर Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन एंड Pv से लेड। ठीक है, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो सबसे ऊपर है, और ऐसे नीचे आओगे ना, नीचे तो घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारा के ज्यादा अधिक है, उससे कम Na, फिर उससे कम Ca, फिर उससे कम Mg, फिर H, ऐसे से आपको नीचे आते जाओगे, अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे हमारा सबसे कम सबसे नीचे। अब मैं आपको बता दूं, एक आपको बताना है जो कम हाइड्रोजन से कम है, तो एक नहीं। देखो हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो सब उनसे ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो पोटेशियम भी, सोडियम भी, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सबको लिख सकते हो कि ये भैया हाइड्रोजन से अधिक है। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों पांचों जो है उसको आप लिख सकते हो कि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो एक नहीं 2-3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई इसका जो डिफिनेशन, और ये हमारी सक्रियता श्रेणी याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझने वाले अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में कुछ भी नहीं है, वहीं से लिया गया है कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। तो हम अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, लाइक इसके NaC, इसमें ज्यादा कौन सा है, जो ऊपर है के, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ऐसे हम एक दूसरे का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है। एंड दूसरा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है।
मतलब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा या नहीं। तो जितने भी हाइड्रोजन के नीचे हैं, H के नीचे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, और जितने भी ऊपर हैं वो भैया अमीर हैं, इनसे ऊपर हैं तो वो कर लेंगे, वो हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनके अनुप्रयोग भाई 2, और इनका जो सूत्र वगैरह और परिभाषा और सब कुछ। तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन भैया लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग में 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल ने अपना आनुवंशिकता का नियम दिया था उसकी विवेचना करनी है। सभी को पता है मेंडल ने 3 नियम दिया था आनुवंशिकता का, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन के नियम। अगर तीनों नियम आता है तो 7 नंबर पक्का कर लो। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये लॉन्ग बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब है जब प्रभावी का मतलब लंबा और अप्रभावी का मतलब बौना। ऐसे 7 लक्षण है, एक से नहीं कह सकते, 7 लक्षण है। जैसे हमारी फैली हुई और एक जैसे हमारी एक फूली हुई, एक झोटीदार, ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, मतलब जब मान लो आपका प्रभावी है और अप्रभावी, उन दोनों को साथ में उपस्थित हो, दोनों एक साथ उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। मतलब जो प्रभावी लक्षण होगा वो अपना लक्षण दिखाएगा और अप्रभावी लक्षण नहीं। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ में आएगा, सबसे पहले समझ लो, थोड़ा सा 2-4% आएगा था। जब प्रभावी लक्षण, मान लो हमारा प्रभावी है लंबा और अप्रभावी बौना, इन दोनों को साथ में रख दो तो प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, मतलब वो लंबा हो जाएगा, और अप्रभावी वाला नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं प्रभावी अप्रभावी का मैटर क्या है। जैसे हमने लिया लंबा पौधा और लिया बौना पौधा। ठीक है, लंबा और बौना। लंबा का मतलब होता है कैपिटल टी, और बौना का मतलब होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हमारा हो गया बौना और ये हमारा हो गया लंबा। अब कहोगे सर इसमें प्रभावी क्या है। ये हमारा जो बौना है ये अप्रभावी लक्षण है। क्या है? अप्रभावी लक्षण। और ये जो बौना है, सॉरी लंबा है, ये प्रभावी लक्षण है। क्या है? ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की भी जब मैंने संकरण कराया तो हमें मिला क्या कि भैया जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है, ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ गया, तो ये जो है ये भी लंबा ही है। अब लंबा का मतलब क्या है? ये भी प्रभावी लक्षण है, क्योंकि भाई लंबा है तो प्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ आपसे पता चला जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जून दोनों साथ में उपस्थित हो, प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमें लंबा पौधा ही मिला और प्रभावी ही मिला। तो यहाँ से स्पष्ट है कि प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकंड नियम। दूसरा नंबर नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। ये कहो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। कारक युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक होता है, कारक वो जब युग्मक में बदल जाता है तो वो आधा आधा पृथक हो जाता है, वही पृथक्करण का नियम कहलाता है। जैसे हमने लिया प्रभावी, ठीक है, प्रभावी, और ये हमारा अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी में क्या है मैंने बताया, कैपिटल टी ले लो और इसमें स्मॉल टी ले लो। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे हैं कारक, कारक। ठीक है, अब कारक जो है वो युग्मक बनते समय, अब ये युग्मक बनेंगे ना तो आधे आधे पृथक हो जाएंगे। ये जो दो दो हैं वो एक एक हो जाएंगे। मतलब यहाँ जो है ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यहाँ स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब ये जो कारक हैं ये युग्मक बनते समय युग्मक बन गया और युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो गए, बस। ठीक है, युग्मक, ये माँ कर दो। ठीक है, बस। तो ये हमारा हो गया भाई पृथक्करण का नियम। अब तीसरा नियम समझो, स्वतंत्र विहिमन का नियम। स्वतंत्र विहिमन का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड भी है। देखो, जब 2 लक्षण, इसमें अभी तक हम लोग एक एक लक्षण ले रहे थे, अब यहाँ 2 लक्षण लेना है। 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, एक लक्षण का जो जीन है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमने लिया गोल पीला, मतलब 2 लक्षण। एक तो हमने लिया गोल पीला, अब गोल का जो अप्रभावी होगा वो झुर्रीदार होगा। क्या होगा? झुर्रीदार। और पीला का होगा हरा। क्या होगा? हरा। अब देखो, राउंड आर आर हो जाएगा, मतलब गोल का, और येलो का वाई वाई।
एक बात याद रखना, इसका हम लोग स्मॉल ही लेंगे, ऐसा नहीं कि झुर्रीदार का अंडर साइज ये सब लिखो, ठीक है, ये वाई, ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा अलग अलग होगा, पहले तो हमारा एक आर आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, यहाँ भी हमारा एक आर एक वाई आ जाएगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, संकरण होगा ना, तो यहाँ हमारा एक कैपिटल आर मिलेगा, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। ये हमारा क्या मिला, ये भी गोल और पीला ही मिला, क्योंकि आर से गोल और कैपिटल वाई से पीला, गोल और पीला ही मिला, मतलब प्रभावी ही मिला, ठीक है। तो जनक है, अब कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हमें भी यहाँ भी प्रभावी ही लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित किया, ठीक है। ये युग्मक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर नियम। तो बस ये 3 नियम आपको समझने थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियम भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे नियम हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करो किरण आरेख खींचकर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओम का नियम। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो ताप दाब आदि का रहे, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है उनके नियमानुसार जब उनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब उनकी भौतिक अवस्था है, ठीक है, फिजिकल स्टेट, तो वो समान रहे, उसमें नो चेंज हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसमें उनके सिरों के विभवांतर, जो उनके बीच सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है जो विभ है, विभवांतर है, वो क्या है, वो समानुपाती है धारा आई के, धारा आई के, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं जो V है वो समानुपाती है धारा I के, ठीक है। बराबर अगर हम लगाएंगे तो यहां एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक, क्योंकि यहां समानुपाती चिन्ह हट गया तो यहां आपका क्या जुड़ गया, स्थिरांक, और यहां हमारा धारा I आ गया, ठीक है, धारा I आ गया, तो यहां हमारा स्थिरांक के स्थान पर R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो R है क्या, R जो है वो चालक का प्रतिरोध है, क्या है, चालक का प्रतिरोध। यहां जब हम लोग स्थिरांक हटाए प्रतिरोध, तो स्थिरांक हटाए तो R आ गया, ठीक है। अब R जो है वो हमारा हो गया, अब R बराबर V/I हो जाएगा, R बराबर V/I, बस यही तो हमें मिल गया, प्रतिरोध बराबर V/I, ठीक है। अब हम लोग यहां से भाई निकालेंगे क्या, हम लोग यहां से निकालेंगे R जो है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो मात्रक हम कैसे निकालेंगे, V का मतलब क्या है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, और I का मतलब धारा I का मात्रक, क्या है, धारा का मात्रक, मात्रक निकाल लो, फिर हम लोग सत्यापन समझ जाएंगे। देखो इसका मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का, धारा का एम्पियर, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, और ये जो होता है ये ओम के बराबर होता है। तो एक तो मात्रक आप ओम बता सकते हो, ठीक है, और एक हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर, और ओम को हम लोग एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये, ठीक है, बस। तो ये वाला चिन्ह आप लोग जान लो, ठीक है। तो बस हो गया, इसका सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका सत्यापन समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सत्यापन, क्योंकि भाई 7 नंबर में आएगा, 6 नंबर में तो सत्यापन भी आएगा। तो ओम के नियम का सत्यापन, इस प्रयोग के लिए बैटरी एमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। चित्र ए अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये चित्र ए है, ये चित्र बी है, ठीक है। इसके अनुसार लगाते हैं, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I एमीटर से तथा प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच विभवांतर V वो वोल्ट मीटर के द्वारा हम मापते हैं। देखो यह हमारी बैटरी लगी हुई है, या धारा नियंत्रक, या कुंजी, या एमीटर, ये हमारा प्रतिरोध तार, ये हमारा V से वोल्ट मीटर, ठीक है, ये हमारा लग गया ऐसे। अब इसको मैं समझाऊंगा ग्राफ V को जो है सेकंड में। इसमें प्रयोग करने के लिए कुंजी K को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली जो धारा है बदलकर जो है आमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेती हैं। और अब विभवांतर को एक्स अक्ष, जो विभवांतर है ये विभवांतर को ये एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष, ठीक है। तो विभवांतर को हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर को एक्स अक्ष
ठीक है, तथा धारा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आती है तो चित्र V, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। ये देखो हमारा एक सरल रेखा है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो ये ओम के नियम का पालन करता है क्योंकि ये एक सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा का मतलब ये ओम के नियम का पालन करता है। क्या करता है? ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। बस यही हो गया। अब ये हमने समझ लिया ओम का नियम। ये 5 हमने लॉन्ग क्वेश्चन समझा है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लेना जो छूट गए हैं, बहुत सारे। अभी आपको 4 से 5 और भी तैयार करना पड़ेगा, जो आप लोग कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्लास हो चुकी है, तो ये 5 मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पाचन तंत्र थोड़ा सा समझ लेना, उत्सर्जन तंत्र थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, मजा आएगा, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साइंस का मैंने सोचा कि यार पहले हम लोग आप लोगों को जो पहले मैं आप लोगों को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न समझा दूं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। वो देखना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।